गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने देखा था कि जो पूरी ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें जो रिएक्शंस होती हैं बेटा वो 5 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, 5 टाइप के रिएक्शंस में डिवाइड की गई हैं। वैसे इन रिएक्शंस को और दूसरे नामों से जानते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने ये क्या बता दिया, लेकिन मेन जो रिएक्शंस होती हैं यही 4 5 टाइप की होती हैं। जिसमें से पहली है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरी है एडिशन रिएक्शन और चौथी है बेटा रिडक्शन और पांचवी है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपको ये समझना है बेटा कि जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जब कोई सैचुरेटेड कार्बन होता है, मतलब sp3 कार्बन जब होता है तो उससे कोई लिविंग ग्रुप अगर कनेक्ट होता है तो उसकी जगह पे OH माइनस आयन जो है, OH माइनस आयन, OH माइनस या न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे आके कनेक्ट हो जाता है। बात समझ आई गई? बोलो बेटा। तो ये भी बताया था कि भाई जैसे न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच जितना बॉन्ड क्या होगा बेटा वीक होगा, उतना क्या होगा लिविंग ग्रुप उतनी आसानी से निकल जाएगा और उतनी आसानी से क्या होगा बेटा बोलो, उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल आके उससे कनेक्ट होगा। बात समझ में अच्छे से? कोई डाउट? अब ये भी बता था कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ों को अच्छे से जानकारी दे दी थी। अब हम सीखेंगे बेटा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप होते हैं, ठीक है, कितने टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। ओके बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है क्या होती हैं, ये पहले तो अपने दिमाग में रखो कि जब जब कोई सैचुरेटेड कार्बन से लिविंग ग्रुप हो और लिविंग ग्रुप से क्या हो बेटा बोलो, लिविंग ग्रुप जब जाना चाहे और उसकी जगह पर कोई दूसरा जो है मॉलिक्यूलर आइटम उससे कनेक्ट हो जाए तो इस टाइप की रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी बहुत सारे रिएक्शंस में डिवाइड किया गया है, बहुत सारे और तरीकों से। मतलब ये है बेटा, देखो जैसे हमको पता है कि बेटा अपन अपन लोग को IPS में जाना है, ठीक है। तो एक तो देवली वाला रास्ता हो गई, एक जयपुर वाली रास्ता हो गई, कोटा वाली रास्ता हो गई, 3 4 रास्ताएं हो गई। तो वैसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी और मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप की रिएक्शंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं SN1 और SN2, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले जो हम बताना तुमको ये चाह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, लिख लो चाहे तो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कॉमा नेचर ऑफ रीजेंट्स कॉमा रिएक्शन कंडीशन एंड नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। मतलब समझ गया कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे बेटा SN1, SN2, SNI, SN1 डैश, SN1 2 डैश, ये चार चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। लेकिन जो मेन जो जिससे मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आपकी हो जाएंगी जो आपके सिलेबस में है वो कौन सी है बेटा, SN1 और SN2। जब आप फर्दर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे बेटा तब जो है आपको वहां पढ़ाई जाएंगी डिटेल में, लेकिन आपको डिटेल से यही अभी समझना है बस SN1 और SN2। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कॉमा नेचर ऑफ रिएजेंट कॉमा रिएक्शन कंडीशन एंड नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, several mechanism of nucleophilic substitution, several mechanism of nucleophilic substitution मतलब बहुत सारी अन्य मैकेनिज्म हैं जो जिससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझाया जा सकता है। बट मोस्ट कॉमन इज क्या बेटा, बट बट मोस्ट कॉमन बट मोस्ट कॉमन इज क्या बेटा,
पहला SN1, दूसरा SN2। ये दो मोस्ट कॉमन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो तरीके होते हैं वो दो कॉमन के होते हैं। दो तरीकों से आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझा सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म को समझा सकते हो, जिसमें SN1 है और क्या बेटा SN2। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि SN1 और SN2 होते क्या है, ये चीज अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो कितने तरीके हैं, दो तरीके, एक SN1 और एक SN2। तो ये जो तरीके हैं बेटा, ये केवल और केवल एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही क्या होते हैं बेटा, वैलिड होते हैं। ओनली फॉर, यहाँ पे लिख देते हैं एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ लिख दो बेटा ओनली फॉर एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिफैटिक समझते हो बेटा, जो ओपन चेन के होते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बट एरोमेटिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें ये रिएक्शन आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं लगा सकते। ये जो चीजें हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, ये नॉर्मल कंडीशन पे जो एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें ये रिएक्शन फॉलो होती है। बट ये लिख लो बेटा, यहाँ पे लिख दो चाहे तो स्टार पॉइंट बना के, बट दिस मैकेनिज्म do not follow in aromatic organic compound at नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल समझते हो बेटा, कि जैसे रूम टेम्परेचर हो गया या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, उस पे जो है एरोमेटिक कंपाउंड ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते हैं। बात समझ रहे हो। बट अगर आप करना ही चाहते हो तो उसमें से और थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, टेम्परेचर या प्रेशर, यानी कि नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन हो जाएगी। उसका रीजन ये है, जैसे कि देखो जैसे यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग लिया बेटा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन लिया जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या किया बेटा, क्लोरोबेंजीन। तो कुछ पता बेटा क्लोरोबेंजीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो एक तो किसमें बन गया बेटा, पाई बॉन्डिंग में। और ये तो आपको पता ही बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ठीक है, और ये बॉन्ड है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे आपने कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कराना चाहते हो। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है कि जिसपे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अधिकता। अब तुमको पता है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग में भी क्या है बेटा, ये बेंजीन रिंग में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अधिकता है। बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है यहाँ पे, बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या, निगेटिव चार्ज क्या हो रहा बेटा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा। तो बताओ क्या इसके पास ये आ पाएगा क्या, बोलो, जब आ नहीं पाएगा रिपल्सन शुरू हो जाएगा। रिपल्सन शुरू हो जाएगा तो क्या रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे हो पाएगी बेटा, नहीं हो पाएगी। बात समझ रहे हो ना, नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है, देखो पहला रीजन तो ये हो गया बेटा नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके बेटा, नो प्रोडक्ट फॉर्म, नो प्रोडक्ट। क्यों, अब पहली कंडीशन तो आपने ये बताया कि न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है और बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, या यहाँ भी, या देखो बेटा क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। तो ये अपने जब पास नहीं आने देगा तो क्या होगा बेटा, बोलो, तो रिएक्शन होगी नहीं। जब पास नहीं आने देगा तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन क्या परफॉर्म हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन ये है, तो तुम लोग को मैंने रेजोनेंस बताया था बेटा। अब ये देखो बेटा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाले,
ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है पार्टिसिपेट कर लेंगे किसमें बेटा, बोलो किसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेंगे, जिसके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जैसे कि तुमको मैंने बता चुका था बेटा उसमें रेजोनेंस रेजोनेंस जब पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन आया कि नहीं आया, अगर मैं नहीं पढ़ा था तो आप लोग समझ पाते यहाँ पे क्या हुआ, मैं रटवा डालता तो उनको कोई फायदा मिलता। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, और इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई वो क्या हो गई बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर हो गई कि नहीं हो गई बताओ, ड्यू टू क्या, ड्यू टू रेजोनेंस। अब बॉन्ड से ड्यू टू रेजोनेंस मजबूत हो गई, जबकि इस वाले बॉन्ड को क्या होना चाहिए था बेटा, वीक होना चाहिए ना, जितना वीक ये बॉन्ड होगा उतना अच्छा क्या होगा बेटा, उतना अच्छा रिएक्शन होगा, उतना अच्छा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तब आपको समझ जाना चाहिए ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती, ठीक है ना। एक तुम्हारे एनसीईआरटी में बेटा एक रिएक्शन है डॉस प्रोसेस, उसमें एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे जो है क्लोरोबेंजीन फिनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप समझ रहे हो ना कि एबनॉर्मल कंडीशन अपनानी पड़ी उसमें। देखो जैसे यहाँ पे बताया गया था बेटा, रुको एक मिनट, तो अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में एरोमेटिक कंपाउंड पे वो नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हम एबनॉर्मल कंडीशन अपनाते हैं जिसको बोलते हैं डॉस प्रोसेस, तुम्हारे जो है एनसीईआरटी में है ऑर्गेनिक में, देखो हाँ यहाँ पे समझ में आ गया बेटा, डॉस प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाएगा। डॉस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, बोलो, डॉस प्रोसेस में हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। देखो ये क्लोरोबेंजीन है बेटा, बोलो ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, NaOH लेते हैं, ठीक है। एट कहाँ बेटा, हाई टेम्परेचर एट हाई प्रेशर पे। अब देख लो ये कंडीशन हाई वाली आ गई, मतलब क्या तुम सोचो, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो आप समझ ही रहे हो बेटा, क्या है, ये है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर देगा इस पे, ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा क्या, फिनॉल बन जाएगा। बात समझ रहे हो, ये क्या बनेगा, ये फिनॉल बन गया। अब देखो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन क्या एट ए नॉर्मल कंडीशन पे हुआ, क्या नहीं हुआ, किस कंडीशन पे हुआ, एबनॉर्मल, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। जिस रिएक्शन को होना चाहिए था नॉर्मल पे वो किस पे हो रही है, बोलो बेटा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो इसका रीजन क्या आप बताओगे कि ड्यू टू हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अटैक ऑन द सबस्ट्रेट ड्यू टू रिपल्सन, ठीक है। हेंस दैट एट अ नॉर्मल कंडीशन द एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट शो क्या बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे कि एलिफेटिक कंपाउंड ही क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, एरोमेटिक क्यों नहीं देते हैं। तो आप बता सकते हो ना बेटा, बता सकते हो ना, देंगे किस कंडीशन पे देंगे बताओ बेटा, एबनॉर्मल कंडीशन पे देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट। अब देखो क्या है, द मोस्ट कॉमन पाथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन इज, यहाँ पे आपको बताया था मोस्ट कॉमन पाथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज, क्या होगा बेटा बोलो, SN1 और क्या SN2, ठीक है। अब आपको देखो बेटा, मैं तुमको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ C2H5 कार्बन है, ये CH3 है बेटा, ये हाइड्रोजन है और ये है Cl,
और यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो कौन सा पाथ ये फॉलो करेगा, ये वाली रिएक्शन कौन से पाथ को फॉलो करेगी, ये पहले हम कुछ चर्चा करेंगे यहाँ से। ठीक है बेटा, देखो एक मैंने तुम लोगों को कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं अभी तक जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें हैं फिजिकल की, एक चैप्टर है बेटा क्या, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स समझ ही रहे हो बेटा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उस रिएक्शन के टाइम को डिटरमाइन करते हैं कि रिएक्शन किस टाइम में हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन एक तो स्लो होती है, एक बहुत ही स्लो होती है, एक मीडियम होती, मॉडरेट होती है, एक बहुत फास्ट होती है। जो स्लो होती है बेटा उनका आप रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। जो फास्ट होती हैं, जो बहुत ही वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे जो आयनिक रिएक्शन होती बहुत ही फास्ट होती है। मॉलिकुलर रिएक्शन जो होती हैं वो मॉडरेट होती हैं। हम लोग उन्हीं का रेट डिटरमाइन का जो है रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। रेट मतलब कि किसी भी चीज, रेट क्या होता है बेटा, जैसे आपको पता है कि कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग उनका कंसंट्रेट जो है किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसी चीज को कहते हैं रेट। रेट मतलब कि कोई रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, उन फॉर्म करने के दौरान उन रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, रेट कहते हैं। बात समझ आ रही है अच्छे से। तो हमको कुछ चीजें तुमको बतानी है बेटा। तो सबसे पहली जो है चीज है वो बेटा क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। दूसरी बात है, पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है। तीसरी बात रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और चौथी बात ये है अकॉर्डिंग टू, चौथी बात ये है अकॉर्डिंग टू रेट, अकॉर्डिंग टू रेट, अकॉर्डिंग टू कंसेंट नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ये लिखो, नहीं नहीं ये मत सोचो, ये सोचो टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, ये सोचो पहले। तो पहली बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब ये होता है बेटा, देखो मॉलिक्यूलैरिटी वो चीज है कि जब किसी रिएक्शन जब होती है, मैं तुमको देखो बेटा आज मैं ओरल बताऊंगा चीजें, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा इस पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगा इन चारों टॉपिक्स पे। ठीक है ना, तो जब डिस्कशन होगा तब आप वहां पर सीख जाओगे। लेकिन अब इस देखो ये जो मैकेनिज्म है बेटा, ये मैकेनिज्म जो है ये इसी चैप्टर का पार्ट है, केमिकल काइनेटिक्स का। बात समझ रहे हो ना, जो हम लोग मैकेनिज्म सीखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, किस टाइप की रिएक्शंस हो रही है, ये रिएक्शन कितने टाइम में हो जाएगी, किसमें क्या न्यूक्लियोफाइल क्या इलेक्ट्रोफाइल है, क्या चीजें हैं, ये सब जो जो फैक्टर्स होते हैं बेटा वो हम लोग कहाँ सीखते हैं बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में सीखते हैं। ठीक है ना, तो केमिकल काइनेटिक्स में चीजें हम पढ़ाए नहीं अभी तुम लोगों को, लेकिन अब जैसे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सब चीजें जो है आपको जानना, ऑरली जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अभी के वक्त आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूलरिटी की। तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट्स आपस में जो पार्टिसिपेट करते हैं, बात समझो, प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए जो रिएक्शन में भाग लेते हैं मॉलिक्यूल, उनको क्या कहते हैं, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जैसे तुमको पता है बेटा कि जैसे H2+O2 गिव्स क्या, बोलो 2H2O। बात समझ रहे हो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताओ, 2 ये और 1 ये। ठीक है ना, तो 3 मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी मॉलिक्यूलरिटी हो गई बेटा बताओ, 3 मॉलिक्यूलरिटी हो गई। ठीक है ना,
तो मॉलिक्यूलरिटी ये बात हो गई कि उस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने मतलब क्या, मतलब कि कितने टाइप के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कितने मॉलिक्यूल, जैसे 2 मॉलिक्यूल लिए, 1 मॉलिक्यूल लिए, ये रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, 2 मॉलिक्यूलरिटी होती। अब बात करते हैं किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। देखो जैसे तुमको लोग को मैंने जब हम गैसेस फेज पढ़ाया था बेटा, गैस लॉ पढ़ाया था, जिसमें जो हमने तुमको एक आरएमएस इक्वेशन बताई थी, या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का बताया था। उसमें आपको बताया था कि ये ग्राफ होता था रेट ऑफ रिएक्शन का, ऐसे तो बहुत ऊपर हिल तक जाता, फिर ऐसे बहुत ही छोटा हो जाता था। मतलब ये है कि तुमको पता है कि बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कि सारे के सारे, कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो है मॉलिक्यूल प्रोडक्ट को फॉर्म करें। उसमें कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, जिनका कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, चेंज होता है। ठीक है ना? वही क्या करते हैं, उस रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि देखो जनरल एग्जांपल के थ्रू जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा कि जैसे तुम्हारे क्लास में जितने बच्चे हैं, तो वो सारे बच्चे क्या होंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द क्लास होंगे। ठीक है ना? लेकिन मैं तुमसे अगर पूछता हूँ कि बताओ कि आईआईटी के एग्जाम या नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लायक कितने बच्चे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक टेस्ट लेना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि हाँ ये इतने बच्चे हैं। तो ऑर्डर जो होगा रिएक्शन का वही कहलाएगा जो जितने बच्चे उस नीट और आईआईटी जेई के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लायक हों। वो लायक कब बनेंगे, जब आप उनका टेस्ट लोगे, उन पर एक्सपेरिमेंट करोगे कि हाँ ये बच्चे अच्छे हैं, ये जो है ये क्या कर सकते हैं, नीट और जेई को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो समझ जाओ वही क्या कहलाएंगे, उस क्लास का ऑर्डर कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आएगा अच्छे से? वैसे ही जैसे रिएक्शन में बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन कुछ जो मॉलिक्यूल केवल प्रोडक्ट जिनका कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब जो प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, वही उस रिएक्शन के क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं। बात समझ आ गई? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में समझ में आ गया कि होल नंबर। मॉलिक्यूलरिटी बेटा क्या कर सकते हो, आप ऐसे ही बता सकते हो कि इस क्लास में कितने बच्चे, लेकिन आप ये थोड़ी बता सकते हो कि इस क्लास में कितने बच्चे जो है आईआईटी या जेई के लायक हैं या नीट के लायक हैं। ये कब पता कर सकते हो, जब आप उनको पढ़ाओ या उनको जो है आप उन पे एक्सपेरिमेंट करो, उनका टेस्ट लो, तभी बता सकते हो ना। यानी कि आपको ये पता होगा कि मॉलिक्यूलरिटी इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि ऑर्डर आपको निकालना है किसी रिएक्शन का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू होगा बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में होगा। ठीक है, अब देखो, अब रेट जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब कि जैसे मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वही क्या कहलाएंगे, वही उस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब जो, जैसे तुमको पता है कि जो जिन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वही क्या कहलाएंगे, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वही उस रिएक्शन की ऑर्डर को बताएंगे। ये समझ में आ गई अच्छे से, वही उस रिएक्शन की ऑर्डर को बताएंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो अब टाइप ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री वो रिएक्शन होती है बेटा जो एक ही स्टेप में हो जाए, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक से अधिक स्टेप में हो। बात समझ रहे हो कि नहीं हो रहा? अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है कि देखो, पहले हम तो समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के 10 मेथड है। कितने मेथड हैं बेटा, 10 मेथड है। उनमें से एक है मैकेनिज्म, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म का मतलब मैकेनिज्म को देख के आप क्या कर सकते हो, उस रिएक्शन की ऑर्डर को पता कर सकते हो। ठीक है बेटा, उस रिएक्शन की ऑर्डर को पता कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया बेटा कि उस रिएक्शन को देख के आप पता कर सकते हो, उस मैकेनिज्म, उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देख के आप पता कर सकते हो। देखो बेटा क्या है कि कैसे आप उस रिएक्शन के ऑर्डर को बताओगे। सबसे पहले तो आप लोग इस जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से देखना है बेटा।
देखो मैं बताने ये जा रहा हूँ कि जब कोवलेंट बॉन्ड या तो बने, फॉर्म हो, या तो ब्रेक हो, ठीक है ना, या तो बने या तो क्या हो बेटा, ब्रेक हो, वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि वही स्टेप क्या होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है। क्योंकि तुम सोचो बेटा, जब कोई चीज फॉर्म हो रही है या कोई तुम तोड़ रहे हो तो उसमें टाइम लगता है ना बेटा, बोलो टाइम, मतलब जैसे कोई आपको तोड़ना है तो टाइम लग रहा है उसमें। जब बॉन्ड टूटता है या कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, आयनिक बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि तुमको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ये सब चीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, वंडरवाल फोर्स के टाइप्स होते हैं ये। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन सब के रिस्पेक्ट में जो ये बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि जो बॉन्ड जब जब बॉन्ड क्या होता है, या तो बने या तो क्या बेटा टूटे, ये स्टेप होता है स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप जो होता है वही उस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने का स्टेप होता है, और वही जहां स्लो स्टेप लिखा है, जहां पे लिखा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वही जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वही उस रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन करने का स्टेप भी होता है। बात समझ में? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बता रहा तुमको, देखो अच्छे से। हमको लग रहा है कि तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि स्लो स्टेप कैसा होता है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जैसे मान लो कि आप एक सड़क है, ठीक है बेटा, आपका घर ये है, मान लो ये घर है, ठीक है बेटा, और आपको मान लो कि यहाँ जाना है, कोई मार्केट है, ठीक है ना, मार्केट है, ठीक है। तो आप जा रहे हो यहाँ पे, मान लो साइकिल से आप जा रहे हो, ठीक है बेटा, आप साइकिल से जा रहे हो, ठीक है। आप साइकिल से जा रहे हो तो रास्ता बिल्कुल साफ है, तो आप जो है, जैसे ये मान लो कि ये 10 मिनट की रास्ता है, तो आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे। लेकिन मान लो कि कुछ समय में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये पार्ट इतना क्या हो गया, इतना क्या है बेटा, ये क्या है, ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, या मान लो यहाँ पे कोई सड़क खराब हो गई है, तो अब क्या करोगे बेटा, बोलो। ये 10 मिनट की रास्ता थी, तो आप क्या करोगे, कितने, अब तो कितने मिनट में पहुंचोगे, हो सकता है 10 से ज्यादा मिनट लग जाए बेटा, 10 से ज्यादा मिनट लगेंगे भी, क्योंकि भाई जब इसमें रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी तब 10 मिनट लगते थे, जब रुकावट आ गई तो 10 से ज्यादा लगेंगे। अब ये रुकावट, जो ये टाइम जो लग रहा है बेटा यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो किसकी वजह से लग रहा है, इसी की वजह से लग रहा है ना बेटा, बोलो। अगर ये ना होता तो क्या, तो आप इजीली 10 मिनट में पहुंच जाते। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे तुम ही थोड़ी जा रहे हो, बहुत सारे लोग जा रहे हो, तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी लग जाएगा। तो ये स्टेप यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे जो सड़क है बेटा, यहाँ पे आप 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे होगे, लेकिन यहाँ पे क्या 40 किलोमीटर आवर से चल रहे होगे, नहीं, यहाँ पे आप 5 किलोमीटर पर आवर के चल रहे हो ना बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे होगे, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं, बोलो। तो यानी कि ये जो स्टेप है ये इसके रिस्पेक्ट में स्लो हुआ, और यही स्लो स्टेप यहाँ तक पहुंचने के लिए डिटरमाइन करेगा, यानी कि तुम्हारा जो यहाँ तक पहुंचना है वो किस पे डिपेंड कर रहा, इस चीज पे डिपेंड कर रहा है ना, कि यहाँ से आप जितनी जल्दी निकलोगे उतनी जल्दी यहाँ पहुंचोगे। बात समझ में आ गई। वैसे ही रिएक्शन में जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहां भी आप इसको अप्लाई करके आप समझा सकते हो कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है बेटा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो बेटा, बोलो, रेट को, ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हो। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट? ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं या बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, तब वो स्टेप क्या होता है बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप होता है, और वही आरडीएस स्टेप ही होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और वही उसी में जो जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही तुम्हारा क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा, जबकि मॉलिक्यूलर ऑफ द रिएक्शन दूसरी बात होती है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वही होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट? रिएक्शन के टाइप भी तुम लोगों को बता चुका हूं कि कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से टाइप के रिएक्शन होते हैं बेटा, बोलो बोलो। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री वो रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में हो जाए, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक से अधिक स्टेप में रिएक्शन हो। जैसा कि मैंने तुमको बेटा पहला एग्जांपल लिया था, ठीक है,
पहला एग्जाम्पल लिया था, क्या था बेटा बताओ? पहला एग्जाम्पल क्या था कि एक कायरल कार्बन था। क्या था बेटा? एक कायरल कार्बन था। कायरल तो समझ रहे हो, इसकी वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से क्या हो बेटा? वैलेंसी फुलफिल हो, कंप्लीट हो। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से? ये OH। अब आपको पता है बेटा, ये रिएक्शन अगर होगी तो किस टाइप की होगी? यहाँ पे sp3 है और ये सैचुरेटेड कार्बन भी है और sp3 कार्बन है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी है। यानी कि आपको ये पता हो गया कि ये जो रिएक्शन होने वाली है, ये रिएक्शन कौन सी है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये जो सबस्ट्रेट है बेटा, ये रिएक्शन की किस पाथ को फॉलो करेगा? SN1 को फॉलो करेगा कि SN2 को फॉलो करेगा? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इस चीज को समझने के लिए आपको क्या पता लगाना होगा, ये पहले समझ लो। देखो बेटा, ये चीज अटैक कब करेगी? जब ये बॉन्ड क्या हो बेटा? बोलो, ये बॉन्ड टूटे। अब ये बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा आपको पता है बेटा? यहाँ पे क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये बॉन्ड असमान रूप से टूटेगा ना बेटा? बोलो, यानी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास आ जाएंगे। इसके पास आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बोलो बेटा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो कार्बोकेटायन बन जाएगा तो बताओ किस टाइप का होगा? एक ये होगा कार्बोकेटायन। किस टाइप का होगा बेटा? ये होगा कार्बोकेटायन तुम्हारा। ये होगा कि नहीं होगा बेटा? बोलो, ये होगा, इस तरीके का कुछ होगा, क्योंकि ये क्या है, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा आयन बनेंगे, इस तरीके का कुछ होगा कि नहीं होगा? लिविंग ग्रुप ये अच्छा है ये सी है। अब देखो, आपको पता है बेटा कि इसमें 1 2 और 3 ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा ना, कोवलेंट बॉन्ड है, ये ब्रेक हो रहा। तो बताओ ये स्टेप कौन सा होगा? ये स्लोवेस्ट स्टेप होगा कि नहीं? स्लोवेस्ट स्टेप, स्लो स्टेप बोल सकते हैं इसको। स्टेप नंबर फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेप नंबर फर्स्ट की। ठीक है, ये स्लोवेस्ट स्टेप होगा और यही स्टेप क्या होगा बेटा? RDS होगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यानी कि यही स्टेप क्या करेगा? रेट को डिफाइन करेंगे, रेट को डिटरमाइन करेंगे। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? इसका टूटना ना बेटा, कि इसका अटैक करना, इसका टूटना डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो बताओ, इस पे हाइब्रिडेशन कितना होगा बेटा? sp2 होगा और 3 बॉन्ड है। sp2 हाइब्रिडेशन में 3 बॉन्डिंग में जो स्ट्रक्चर होगा ये इंटरमीडिएट स्टेट पर नहीं बेटा, याद रखना, ये इंटरमीडिएट स्टेट है। ठीक है ना? ये मैकेनिज्म मैं तुमको समझा रहा हूँ। यहाँ पे 3 है बेटा ना, तो 3 में किस टाइप का मैकेनिज्म जो है, किस टाइप का शेप होता है 3 सिग्मा बॉन्ड में? ट्रायंगुलर प्लेनर प्लेनर होता है ना बेटा? तो ट्रायंगुलर प्लेनर बनाओ। इसमें कैसे बनाओगे बताओ? ये कार्बन है और इसको बीच में रखो, इसको ऐसे रखो, ये और ये। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा क्या है? C2H5, ये है CH3 और ये है H और ये है वैकेंट p ऑर्बिटल। तभी तो प्लस चार्ज आया ना बेटा कार्बन पे? बोलो, तभी तो प्लस चार्ज आया। मतलब इस टाइप का कुछ आएगा, बिल्कुल एक प्लेन में रहेगा। मतलब समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे इन दोनों में, यहाँ मान लो कार्बन है, यहाँ पे ये C2H5 CH3 ये H हो गया। ठीक है ना? और एक ऊपर लोब हो गया और एक नीचे लोब हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं होगा? तो लोब एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। बात समझ गए हो? अब देखो, अब यहाँ पे मान लो सॉल्वेंट किस टाइप का पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला। कैसा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस कौन कौन से होते हैं? H2O, C2H5 हो या अल्कोहल ऐसे हो गए बेटा ना, जिनके पास H+ हो। अब ये पोलर प्रोटिक का सॉल्वेंट का काम क्या होता है? ये चीजों को क्या करते हैं? आयनाइज करने की क्षमता रखते हैं। अब जब आयनाइज हो जाएगा तब इनके चारों तरफ
एक लेयर फॉर्म होगी किसकी, वाटर की चारों तरफ, जिसको सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। सॉल्वेशन क्या होती है, जो वाटर को डिजोल्व हो जाना, ठीक है। बोलो, तो यहाँ पे वाटर के चारों तरफ इस कार्बोकैटायन के चारों तरफ क्या होगा बेटा, बोलो, एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, बोलो बेटा। तो वाटर मॉलिक्यूल जब इसके चारों तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, तो यानी कि अब तुम सोचो यहाँ पे आयन है और वो क्या है, नॉन पोलर है, तो आयन और पोलर के बीच अट्रैक्शन फोर्स शुरू हो जाएगा, यानी कि बॉन्डिंग होने लगी। और बॉन्डिंग में तुमको पता है बेटा रिएक्शन क्या होती है, बॉन्डिंग में रिएक्शन क्या होती है, बॉन्डिंग में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बोलो, एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं बॉन्डिंग में, मतलब जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज मोर, यानी कि दिस जो कार्बोकैटायन है वो क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके बेटा, तो आज तक यहीं रखते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझाना है और अच्छे से, इसीलिए आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से, आपको वीडियो को बार बार देखना है, बहुत अच्छे से समझना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके बेटा, थैंक यू।